हाय एवरीवन, दिस इज़ अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशंस फॉर्म को फिलअप करना था, उसके डेट्स को एक्सटेंड कर दी है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने टिल 31 ऑफ जनवरी 2024। तो याद रखना है 31 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो लास्ट। और उसी के साथ साथ सारी चीज़ें, सीट्स वगैरह सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। और बायलिंगुअल लैंग्वेजेस में आपके रिक्वेस्ट के थ्रू इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। तो आपको एंड तक ज़रूर देखना है, और जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फॉर योर पेपर 1 हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको पासिंग गारंटी के साथ हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहाँ से हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। सो जैसे कि यहाँ पर इन डिटेल मैं आपको बता दूँ, पेपर 1 के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स दिखने मिलेंगे, जो कि थ्योरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ है, जिसको हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, एज वेल एज हम आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले रिवीजन पैकेज में, जो कि आपको पूछे ही जाएंगे। तो ये सारा पेपर 1 का कंटेंट है, जिससे कि आप डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, हमारे कोर्स में हम आपको 100% गारंटी देते हैं पास होने की, यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेज करना होगा। परचेज करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि स्क्रीन पर नंबर शो हो रखा है, आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ी हाईलाइटेड है, फ़ी भी आप देख सकते हो, काफ़ी कम प्राइस में आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो पेपर 1 के लिए अगेन आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो फॉर पेपर टू का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद 100% गारंटी, जिसका आपको कंप्लीट आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करा जाएगा, जिसमें आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास पेपर 2 के भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो फॉर पेपर 2 आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। First question, the data taken from the publication agricultural situation in India will be considered as। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक डेटा लिया गया एक पब्लिकेशन से, जो क्या था एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इंडिया, देन उस डेटा को आप कौन सा डेटा कहोगे। तो इस क्वेश्चन में जो डेटा लिया गया है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है डेटा। ऐसा डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है और आप उसको यूज कर रहे हो, सो वो आपका सेकेंडरी डेटा के अंडर आएगा। सो रिमेंबर, रिसोर्स में जो डेटा होता है, डेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है प्राइमरी डेटा एंड नेक्स्ट होता है सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, उसको हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। अब रिसर्चर खुद कैसे डेटा जनरेट करेंगे? थ्रू ऑब्जर्वेशंस, थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू क्वेश्चनर्स, ये सारे मेथड्स यूज कर खुद डेटा को जनरेट करेंगे। सो वो आपका प्राइमरी डेटा में आएगा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा डेटा जो किसी पब्लिकेशन से, किसी आर्टिकल से, किसी जर्नल से लिया गया हो, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। सो यहाँ पर एक डेटा लिया गया एक पब्लिकेशन से, जो क्या था एग्रीकल्चर सिचुएशन इन इंडिया। सो ये डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है और पब्लिकेशन से लिया गया है। सो ये आपका आएगा सेकेंडरी डेटा के अंडर। सो रिमेंबर, हम एक बार फिर से देख लेते हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यू, क्वेश्चनर के थ्रू खुद डेटा को जनरेट करते हैं। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है, वो आपका सेकेंडरी डेटा होता है। जैसे आपने किसी डेटा को किसी पब्लिकेशन से लिया है, किसी आर्टिकल से, जर्नल से, इंटरनेट के थ्रू जो डेटा लिया है, वो आपका सेकेंडरी डेटा के अंदर आएगा। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सैम्पलिंग फ्रेम इज अ टर्म यूज्ड फॉर, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है सैम्पलिंग फ्रेम ये टर्म हम किस लिए यूज करते हैं। So, आपको पहले पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग फ्रेम होता क्या है। तो सैम्पलिंग फ्रेम मतलब एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में आपके जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन इस लिस्ट में प्रेजेंट होती है और विथ नेम। ओके, और इस लिस्ट में से आप क्या करते हो, रैंडमली कोई भी पर्सन को आप सिलेक्ट कर लेते हो और ये आपके सैम्पलिंग यूनिट्स बन जाते हैं और रिसर्चर इन पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, अपनी स्टडी परफॉर्म करते हैं। तो सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होता है, एक लिस्ट होती है जो पॉपुलेशन में आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन विद पर्टिकुलर उनका नेम भी मेंशन होता है और उस लिस्ट में से आप रैंडमली सैंपल्स को अपने सेलेक्ट कर लेते हो, वो आपकी सैम्पलिंग यूनिट्स बन जाती है जिस पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो और उन पर आप आपकी स्टडी परफॉर्म करोगे, जो भी आपका टॉपिक है उस पर आप रिसर्च परफॉर्म करेंगे उन लोगों पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सैम्पलिंग फ्रेम इज यूज्ड फॉर अ लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a researcher wishing to draw a sample from sequentially numbered invoices uses a random starting point, then draws every 58 invoices, he or she has thus drawn a sample. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक रिसर्चर है और उस रिसर्चर को अपना सैंपल लेना है। तो रिसर्चर के पास एक नंबर ऑफ इनवॉइसेस है। नंबर ऑफ इनवॉइसेस, इनवॉइसेस का मतलब होता है बिल्स। जैसे आपने कोई आप प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपके पास बिल होता है। तो एक रिसर्चर है, उनके पास मान लो बहुत सारे बिल्स होंगे, थाउजेंड्स में बिल्स होंगे। तो रिसर्चर ने उन बिल्स में से रैंडमली एक बिल को सिलेक्ट कर लिया, एक रैंडम पॉइंट पर एक बिल को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद रिसर्चर ने ये डिसाइड करा कि मैं एवरी 58 बिल सिलेक्ट कर लूंगा और वो मेरा सैंपल बन जाएंगे और उस पर मैं स्टडी परफॉर्म करूंगा। ओके, तो ये सैम्पलिंग कौन से सैम्पलिंग के अंडर आएंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर यहाँ पर रिसर्चर ने क्या करा कि रिसर्चर ने एक बिल सिलेक्ट कर लिया रैंडमली। रिसर्चर के पास थाउजेंड्स में बिल्स होंगे मान लो, और उस बिल्स में से रिसर्चर ने एक बिल आपका रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। मान लो यहाँ पर इतने सारे पर्सन्स के बिल्स है मेरे पास, मैंने एक रैंडमली इस पर्सन को सिलेक्ट कर लिया। इस पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद रिसर्चर ने एवरेज 58 बिल सिलेक्ट कर लिया। इस पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद 50 बिल छोड़कर 51st नंबर पर जो बिल आएगा वो उस पर्सन को सिलेक्ट कर लेगा। फिर उसी तरीके से अगेन 50 छोड़ के 51st नंबर पर जो पर्सन का बिल आएगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। ऐसे ही रिसर्चर लोगों को सिलेक्ट कर लोगों के बिल्स को सिलेक्ट कर लेगा और वो उनका सैंपल बन जाएंगे और इस पर रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करेंगे। सो ये कौन सी रिसर्च में सॉरी ये कौन सी सैम्पलिंग में आ जाएगा, आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में। रिमेंबर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक इंटरवल पर अपने सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो कि आप पहले से डिसाइड कर रहे हो कि मैं हर 58 छोड़कर 51st वाले को 51st बिल में सिलेक्ट कर लूंगा, 51st वाले पर्सन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो आप पहले से ही डिसाइड कर लो, आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये सिस्टमैटिक तरीके से जा रहे हो। सो आपका आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में, जहां पर एक आप पहले एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हो, देन उसके बाद आप इंटरवल डिसाइड कर लेते हो कि आप कौन कौन से इंटरवल पर आपका सैंपल सिलेक्ट करने वाले हो। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बी एंड सी क्या गिवन है, सिंपल, रैंडम, सिक्वेंशियल एंड स्ट्रेटिफाइड। तो ये तीनों सैम्पलिंग मेथड में आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पर आप कोई इंटरवल डिसाइड नहीं करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बी और सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। रिमेंबर, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप पहले आपका जो एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट होता है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो, देन आप पहले इंटरवल डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद कि आप कितने नंबर्स पर अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करने वाले हो, देन आप सिलेक्ट करते हो और वो आपका सैंपल बन जाता है एंड देन उस पर आप स्टडी परफॉर्म करते हो। सो ऐसा आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में करते हो। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट, two variables are said to be perfectly negatively correlated if। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर दो वेरिएबल है वो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड है तो वो किस सिचुएशन में हम उसको कहेंगे कि वो परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। सो रिमेंबर, आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च है उसमें आपका एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू कोरिलेशनल रिसर्च में -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आपके जो कोरिलेशनल कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स आपके जो वेरिएबल्स है वो परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड है, और आपके अगर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, दैट मीन्स आपके जो वेरिएबल्स है वो परफेक्ट
पॉजिटिव कोरिलेटेड है, और अगर आपकी कार्ल-पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा? जब -1 वैल्यू होंगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हो तो आपका वेट क्या हो जाएगा? वो जल्दी लॉस हो जाएगा। सो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल्स, दोनों भी वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट भी बहुत ज्यादा कम होगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। सो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा? जब आपकी कार्ल-पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 हो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कोरिलेटेड, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम इज -1। ओके, जो वेरिएबल्स है वो कैसे कोरिलेटेड होना चाहिए? नेगेटिवली। कब? जब उनकी वैल्यू -1 होंगी। -1 होंगी दैट मीन्स उनके बीच में कैसा रिलेशन होगा? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम इज -1। नेक्स्ट, नॉन सैम्पलिंग एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिमेंबर, सैम्पलिंग में दो टाइप के एरर होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग एरर और नेक्स्ट होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। अब सैम्पलिंग एरर क्या होता है? आपके जो सैंपल्स है, आपने जो भी सैंपल लिया होगा वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। ओके, आपने ऐसे सैंपल चूज कर लिया है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब मान लो आपको स्मोकर्स पर स्टडी करना है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन पर स्टडी करने, और आपने ऐसे सैंपल्स ले लिया जो लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट होगा, आपका रिजल्ट तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट आ जाएगा इस केस में। तो सैम्पलिंग एरर क्या होता है? आपने ऐसा सैंपल सेलेक्ट कर लिया जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है? जिसमें अगर आप जो सैम्पलिंग मेथड्स यूज करते हो, सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो, उस टाइम पर आपसे जो मिस्टेक्स हो जाती है वो होगा आपका नॉन सैम्पलिंग एरर्स में। जैसे आपके जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट ने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, आपने जो इंटरव्यूज कंडक्ट किया होगा, इंटरव्यूज के थ्रू जो आप लोगों से रिस्पॉन्स ले रहे हो, आपने कुछ रिकॉर्डिंग में आपने जो आप रिस्पॉन्स उनके रिकॉर्ड कर रहे हो, आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी, डेटा कलेक्ट करने के टाइम पे आपसे कुछ मिस्टेक हो जाएगी, तो ये आपके नॉन सैम्पलिंग एरर में आएगा। तो नॉन सैम्पलिंग एरर को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं कि जब हम हमारा सैंपल साइज ज्यादा लेंगे तब आप हो सकता है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स कम हो जाए। अब मान लो जैसे 100 पॉपुलेशन है, 100 पॉपुलेशन में से आपने 90 सैंपल्स ले लिया। 100 पॉपुलेशन में टोटल 100 मेंबर्स है और 100 में से आपने 90 मेंबर्स ले लिया और उन पर स्टडी परफॉर्म करा जो कि आपका सैंपल है। इस केस में आपका सैंपल साइज बहुत ज्यादा लार्ज है, मतलब जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज लार्ज होगा उतना ज्यादा आपके रिजल्ट जो होंगे वो एक्यूरेट हो जाएंगे। ओके, इस केस में आपकी जो स्टडी होंगी वो 90% रिजल्ट आपके करेक्ट हो जाएंगे, 90 टू 92% आपके रिजल्ट होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। मतलब जितने ज्यादा आपके सैंपल साइज होगी उतने ज्यादा आपके नॉन सैम्पलिंग एरर्स के चांसेस, एरर्स होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is known that the amount of apple juice found in a 500 ml bottle is uniformly distributed between 495 ml and 510 ml. What is the probability that a randomly selected bottle of apple juice contains more than 500 ml of juice? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक एप्पल जूस की बॉटल है और वो बॉटल 500 ml की बॉटल है। ओके, और उस 500 ml के बॉटल में एप्पल जूस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? 495 ml से लेकर 510 ml के बीच में आपका एप्पल जूस उस बॉटल में फिल होगा। क्योंकि मशीन के थ्रू एप्पल जूस फिल किया जा रहा है तो जरूरी नहीं है हर बार एग्जैक्टली 500 ml ही फिल हो, कम ज्यादा हो सकता है। तो वो रेंज आपको गिवन है 495 ml से 510 ml। अब इस केस में हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर मैं रैंडमली किसी भी बॉटल को मैं चूज कर रही हूँ, तो मैं अगर कोई बॉटल को, मैं कितने बॉटल ऐसे चूज करूंगी, कितने बॉटल ऐसे होंगे जिसमें 500 ml से ज्यादा जूस मुझे मिलेगा। ओके, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, इस केस में हम क्या करेंगे, पहले रेंज लिखेंगे कितने के कितने बीच में आपका एप्पल जूस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर आपको रेंज गिवन है 495 से आपका रेंज 510 ml तक है। अब इस वैल्यू के बीच में आपकी
500 ml, क्योंकि बॉटल टोटल कितने की है 500 ml की है, सो 500 ml यहाँ पर लाई करेगा। ओके, सो यहाँ पर आपका हमने रेंज लिख लिया। अब इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करने हैं कि ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, कितने चांस होंगे कि मैं ऐसे रैंडमली बॉटल को सिलेक्ट करूं जिसमें 500 ml से ज्यादा मुझे जूस मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जूस ग्रेटर देन 500 से ज्यादा जूस कितनी बॉटल में होगा, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपके जो मतलब 500 से ज्यादा लेना है मुझे। ओके, सो 500 से ज्यादा कौन से रेंज में आएगा, ये वाला रेंज फॉलो करेगा। सो 510 माइनस 500, क्योंकि मुझे 500 से ज्यादा जूस चाहिए बॉटल में, तो ये आ जाएगा आपका। देन आपको टोटल रेंज आपको लिखना है। टोटल रेंज क्या है 510 माइनस लोएस्ट वैल्यू 495। देन आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ये हो जाएगा 10/15। 10/15 करने पर 2 5 एंड सॉरी 5 2 10 एंड 5 3 15। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, आंसर हो जाएगा आपका 0.667। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो 66% प्रोबेबिलिटी और 66% चांसेस ये है कि अगर मैं कोई भी रैंडम बॉटल को सिलेक्ट करूंगी उसमें मुझे 500 ml से ज्यादा जूस मिलेगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.667। नेक्स्ट, फॉर अ नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विद अ सिंगल मोड, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, सो उस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हो गए। अब नेगेटिव स्क्यूड क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूड क्या होता है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। सबके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका डेटा। ओके, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप इसको बीच से कट कर दोगे तो लेफ्ट साइड की जो इमेज है और राइट साइड की जो इमेज है एक दूसरे की ये मिरर इमेज हो जाएंगे, जिसमें आपके जो मीन, मीडियन एंड मोड तीनों भी एक दूसरे से इक्वल होते हैं, तीनों भी सेम ही पॉइंट पे लाई करते हैं। सो ये आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये केस होता है कि तीनों एक दूसरे से इक्वल होंगे। ओके, देन पॉजिटिव स्क्यूड क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड होगा। कुछ इस तरीके से आपका पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, जिसमें सबसे छोटा मोड होता है, फिर उसके बाद मीडियन एंड लास्ट सबसे लार्ज वैल्यू आपकी मीन की होती है। तो ये आपका पॉजिटिव स्क्यूड में होता है। और नेगेटिव स्क्यूड में क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूड में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट साइड पर टिल्टेड होगा, जिसमें आपके सबसे छोटी मीन होता है, देन उससे बड़ा आपका मीडियन होता है एंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू आपके मोड की होती है। तो ये केस हमें ऑप्शन बी में गिवन है, मीन इज लेस देन इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन इक्वल टू मोड। तो नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन एंड मोड कुछ इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हो गए, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, suppose a finite population contains 7 items and 3 are selected at random without replacement, then all possible samples will be। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, आपके पास एक पॉपुलेशन है उसमें टोटल 7 आइटम्स है, मतलब 7 आप मान लो कि 7 मेंबर्स है, 7 में से आपने 3 मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया जो कि आपका सैंपल बन गया। और आपने यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आपने एक बार सैंपल सिलेक्ट कर लिया तो उनको पॉपुलेशन में नहीं भेजा है, उस तरीके से आपने सैंपल सिलेक्ट कर लिया। तो इस केस में कितने पॉसिबल चांसेस होंगे आपके सैंपल सिलेक्ट होने के, कितने आपके टोटल सैंपल सिलेक्ट होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको याद रखना है कैपिटल एन आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल एन हम सैंपल के लिए यूज करेंगे। ओके, और जब प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन आता है तो उस केस में आपको फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल एन मतलब पॉपुलेशन, सी मतलब चूज, आप पॉपुलेशन में से कितने सैंपल को चूज करोगे और ये स्मॉल एन, कुछ इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन कितनी है, टोटल 7 है आपकी पॉपुलेशन में मेंबर्स, और आपने चूज 3 को चूज कर लिया, 3 लोगों को, 3 मेंबर्स को चूज कर लिया, 3 आइटम्स को चूज कर लिया आपने, तो ये हो गया आपका ये फॉर्मूला। देन फॉर्मूला होता है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। ओके, सो यहाँ पर आपका 3 एंड 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। देन
7 into 6 into 5 into 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल का हम किस तरीके से लिख सकते हैं 4 into 3 into 2 into 1. सो यहाँ पर 4 and 4 आपका कैंसिल हो जाएगा. देन 3 1s are 3 2s are 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. अब क्या रह गया 7 into 5. 7 into 5 हो जाता है आपका 35. देन यहाँ पर आपका कितने सैंपल सिलेक्ट होने के पॉसिबल चांसेस हो गए 35. आप सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो. दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 35. नेक्स्ट, an investor notes that his portfolio is equally likely to yield an annual return anywhere in the interval 5% to 35%. What is the probability that he will earn more than 23% in the forthcoming year? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर ने कुछ मनी इन्वेस्ट किया है जिसमें उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 5% से 35% के बीच में उस इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलेगा. अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होंगी, कितने चांसेस होंगे कि एक ईयर में उसकी जो इनकम होगी वो 23% होंगी. ये हमें फाइंड आउट करना है. सो रिमेंबर जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम क्वेश्चन है, सेम वही मेथड हमें ये क्वेश्चन में भी यूज करना है. अब यहाँ पर आप देख रहे हो रेंज हमें गिवन है, जैसे हमने उस क्वेश्चन में भी रेंज लिया था. तो यहाँ पर 5% एंड 35% आपको गिवन है, मतलब आपका जो रेंज है वो 5 से 35% के बीच में लाई करेगा. ओके, अब इस केस में हमें फाइंड आउट करना है कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी होंगी कि वो जो पर्सन है उनकी इनकम 23% से ज्यादा होंगी. तो इस केस में 23 यहाँ पर लाई करेगा. ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है कि 23 से ज्यादा इनकम उनकी, मोर देन 23. ओके, यहाँ पर मोर देन 23 पूछा है प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन 23 इक्वल टू, हमें इक्वल टू देखना है तो 23 से ज्यादा है. ओके, 23 से ज्यादा अर्न किया है उसने, तो हमें ये वाला रेंज लेना है 35 माइनस 23 अपॉन टोटल रेंज लेना है 35 माइनस 5. तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 12 अपॉन 30. 12 अपॉन 30 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आंसर आ जाएगा आपका 0.40. मतलब 40% चांसेस है उस पर्सन के कि वो 23% से ज्यादा अर्न कर रहा होगा. दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 0.40. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म बाय ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है स्टैटिस्टिक से मिलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं. सो हमें पहले पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक क्या होता है. स्टैटिस्टिक मतलब आपके जो सैंपल्स है, सैंपल से आपको जो भी डेटा मिल रहा है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सैंपल का मीन. ओके, अब जैसे मान लो मेरे पास एक पॉपुलेशन है, उसमें से जो रेड है ये मेरे सैंपल्स है. ओके, अब मुझे ये जो सैंपल्स है इनसे मुझे मीन मिल रहा है, तो ये मेरे सैंपल 1 है, सो मैं ये लिखूंगी μ1. ये सैंपल 2 है, सो ये हो जाएगा μ2. ये सैंपल 3 है μ3. सैंपल 4 है μ4. ओके, ये मेरे सैंपल का मीन मिल गया मुझे. अब सैंपल का जो मीन है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे सैंपल से, मैं उसको कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी. ये मेरा μ1 है, ये आपका सैंपल है एक्स एक्सिस पर. ये μ2 है, ये μ3 है, ये μ4 है. सो ये कुछ सैंपल इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मेरा डेटा कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ओके, सो मतलब स्टैटिस्टिक से मिलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, स्टैटिस्टिक का मतलब ही होता है कि सैंपल से जो मिल रहा है हमको डेटा, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक. और स्टैटिस्टिक से मिलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. एंड classifying a person on the basis of his attribute is an example of. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि आप किसी भी पर्सन के एट्रीब्यूट्स को आप क्लासिफाई कर रहे हो तो ये किस वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, आप उसके एट्रीब्यूट को आप क्लासिफाई कर रहे हो. एट्रीब्यूट क्या बेसिकली कि क्वालिटीज क्या है, वो पर्सन किस तरीके से है, उसमें उस पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज है. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कोई पर्सन है, वो ऑनेस्ट है. ओके, वो पर्सन जो है वो हार्ड वर्किंग है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, गुड लुकिंग है. तो ये क्या है, उस पर्सन की क्वालिटीज है.
ठीक है, आप किसी भी पर्सन की क्वालिटीज को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, उसको क्लासीफाई कर रहे हो, तो ये कौन से वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। उससे पहले आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है यहाँ पर, तो हम हर एक वेरिएबल को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वेरिएबल को देखते हैं तो ये होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट के ग्रेड्स को मेजर कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, आप देखोगे कि आपके जो पर्टिकुलर बैच है, ठीक है, डिफरेंट डिवीजन है, सारे डिविजन्स में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, आपके पास जो प्लेट में कुछ आपके पास चीजें हैं, कितने हैं, आपके पास कितने पेन है बॉक्स में। तो यहाँ पर ये जो चीजें अगर आप काउंट कर रहे हैं तो आपको पॉइंट्स में आपको नहीं मिलेंगे वेरिएबल्स, यानी पॉइंट्स में आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। आपको डिस्क्रीट वेरिएबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ इस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे, डेसिमल में नहीं मिलेंगे। यानी यहाँ पर 1 और 2 के बीच में जो वैल्यूज लाई करती है, 0.1 0.2 0.3, तो ये सब वैल्यूज डिस्क्रीट वेरिएबल में नहीं लाई करेंगे। अगर आपको किसी ने कहा आपके पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 7th ए में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आपको काउंट करना है, तो आप किस तरीके से, आपके जो स्टूडेंट्स की काउंटिंग होगी या तो 40 होगी, 30 होगी, 20 होगी, 50 होगी, ठीक है, 10 होगी। लेकिन आप ये नहीं कहोगे 10.1 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और यू कैन, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 3.4 स्टूडेंट्स है, आप एक होल नंबर बोलेंगे 1 2 3 4, या फिर 10 है, 20 है, 30 है, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल में हर एक वैल्यू पॉसिबल होती है, जैसे 1 0.1 0.2 0.3, ठीक है। कंटिन्यूअस वेरिएबल में हर एक वैल्यू पॉसिबल होगी, जैसे किसी का आप वेट मेजर कर रहे हो, ठीक है, किसी का आप बॉडी वेट मेजर कर रहे हो, तो बॉडी वेट जो है आपको पॉइंट्स में भी मिल जाता है, होल नंबर किसी का मान लीजिए 45 है, किसी का 45.4 है, किसी का 44.3 है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको हर एक वैल्यूज पॉसिबल है कंटिन्यूअस वेरिएबल में, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल, हर एक वैल्यू पॉसिबल होगी। रैंडम वेरिएबल यानी आप कोई स्टडी कर रहे हो, मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी परफॉर्म करते हो, तो कभी कभी कुछ ऐसे वेरिएबल्स आ जाते हैं जो कि रैंडमली आकर होते हैं, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो खुद ब खुद बाय नेचर वो आकर हो जाते हैं वो वेरिएबल, तो उसे हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे कि आप अभी तक देखोगे सारे वेरिएबल जो है ऑप्शन ए से लेके ऑप्शन सी तक, इसमें जो है नंबर्स से डील हो रहा है। रैंडम वेरिएबल में हो सकता है नंबर्स भी हो, ठीक है, और आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वर्ड्स के फॉर्म में भी हो, ठीक है। आप रैंडम वेरिएबल में कुछ भी कर हो सकता है, लेकिन अगर आप देख रहे हो कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल में आपके पास जो इंफॉर्मेशन है ये नंबर्स के फॉर्म में। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्वालिटीज के बारे में पूछा गया है, आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर आपको फोकस करना है वर्ड पर, एट्रीब्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दी गई है क्वालिटीज। तो याद रखना है ऐसे वेरिएबल जो आपको क्वालिटीज बताए वो होते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी चीज की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करे, जैसे यहाँ पर पर्सन की क्वालिटीज है, ठीक है, वो ब्यूटीफुल है, वो स्मार्ट है, वो ऑनेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी वेरिएबल का अगर आपको क्वालिटी पूछा गया हो तो ये कौन से वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा, कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो मेजरमेंट नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी का, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मैंने आपको हर एक लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करा है। सेंट्रल टेंडेंसी यानी जब भी आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, पॉपुलेशन में से किसी सैंपल को चुन लेते हो, ठीक है। यानी क्या होता है कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज होती है, तो आप सारी पॉपुलेशन पर रिसर्च नहीं करते, पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स को चुन लेते हो जो कि आपका यहाँ पर वो मेंबर्स सैंपल बन जाएंगे, ठीक है, ये आपका सैंपल बन जाएगा। अब सैंपल से आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन होती है,
सैंपल से मिलने वाला जो भी डेटा होता है आप उसको क्या करते हो, ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उस इंफॉर्मेशन को आप कुछ इस तरीके से ग्राफ में कन्वर्ट करोगे आप। ठीक है, मान लीजिए एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी आपने जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली आपने इस ग्राफ में उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इस ग्राफ में मान लीजिए किसी भी ग्राफ में, याद रखना है आपको, किसी भी ग्राफ में आपके सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि आप उस ग्राफ का मीन मेजर करोगे, मीडियन एंड मोड। सो मीन क्या होती है, मीन होती है आपकी एवरेज वैल्यू। ठीक है, ओके, मीन क्या होती है आपकी एवरेज वैल्यू, यानी ज्यादातर वैल्यू और एवरेज जो है आपका मीन एवरेज, यानी ज्यादातर लोग किस रेंज में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, मीडियन, मीडियन यानी मिडिल वैल्यू, आपके ग्राफ की मिडिल वैल्यू ये होगी। ठीक है, क्योंकि आपने क्या करा, मान लीजिए आपने ये पार्ट को इक्वल पार्ट में कट कर दिया, आपने इस ग्राफ को क्या करा, इक्वल पार्ट में आपने इस ग्राफ को कट कर दिया यहाँ से, तो यहां से कट कर आपने तभी ये इक्वल पार्ट में कट हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेंटर पार्ट और मिडिल पार्ट। ठीक है, मीडियन यानी आपके डेटा की और आपके ग्राफ की मिडिल वैल्यू। ठीक है, क्लियर एवरीवन, मीडियन यानी आपके ग्राफ की मिडिल वैल्यू और सेंटर वैल्यू। एंड मोड, मोड यानी आपके डेटा में ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। ओके, रिपीट वैल्यू, रिपीटेड वैल्यू जो मैक्सिमम टाइम आपके डेटा में रिपीट हो रही है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम मोड। जैसे मान लीजिए आपके पास एक इंफॉर्मेशन दिया गया, एक डेटा दिया गया जिसमें स्टूडेंट्स के इन्होंने मार्क्स आपके साथ शेयर करा है, जिसमें यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 5 स्टूडेंट्स के आपके, जो 5 स्टूडेंट्स के हैं मार्क्स उन्होंने यहाँ पर आपके साथ शेयर करा है। 100 में से किसी को 80 मिला है, किसी को 85, किसी को 70, किसी को अगेन 80 एंड एक स्टूडेंट को अगेन 18। तो यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें आप देखोगे कि 80 नंबर जो है रिपीट हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, इस डेटे की जो मोड वैल्यू है वो है 80, जो कि ज्यादा बार, सबसे मैक्सिमम बार रिपीट हो रही है, तो उसे हम कहते हैं मोड। ठीक है, तो याद रखना है मीन, मीडियन एंड मोड ये होते हैं आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और कोटाइल्स, कोटाइल्स क्या होते हैं, ये आपके सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट नहीं होता है, बल्कि कोटाइल, कोटाइल यानी 4 पार्ट्स। ठीक है, तो मान लीजिए आपने पॉपुलेशन पर रिसर्च करी, सॉरी आपने क्या करा, पॉपुलेशन ली और सैंपल को आपने चुन लिया पॉपुलेशन में से किसी को 4 to 5 पीपल को। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करा, सैंपल्स पर रिसर्च करी, सैंपल पर मिलने वाला जो भी डेटा था उसको आपने क्या करा, यहाँ पर आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 एंड 4। तो कोई भी डेटा को अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल। ठीक है, सो क्वार्टाइल जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वार्टाइल। नेक्स्ट, so analysis of variance is used when comparisons are made among। so यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है, जिसे हम कहते हैं एनोवा टेस्ट भी। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हम क्या कहते हैं, एनोवा। ठीक है, सो एनोवा टेस्ट हम कब यूज करते हैं, हम कितने ग्रुप्स को एनोवा टेस्ट में कंपेयर करते हैं, तो मैंने यहाँ पर इस पर डिटेल में भी वीडियो बनाया है, आपके हर एक टेस्ट पर आप वो वीडियो जाकर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उसमें क्या करते हैं आप, वेरिएंस को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यानी आप क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के मीन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो रिमेंबर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में आप क्या होता है, आपके पास मोर देन 2 ग्रुप्स होते हैं, यानी आप 2 या फिर 2 से ज्यादा ओके सैंपल्स के मीन को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, रिमेंबर याद रखना है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में 2 या फिर 2 से ज्यादा सैंपल के मीन को आप क्या करते हो, यहाँ पर कंपेयर करते हो, कंपैरिजन करते हो बेसिकली। वैसे तो हम हर एक टेस्ट जो होते हैं, हर एक यानी पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में सारे भी टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम 2 या फिर 2 से ज्यादा सैंपल के मीन को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मोर देन 2 ग्रुप्स। ठीक है, अब हम बाकी जो ऑप्शंस है वो भी आपको देखना है कि वो ऑप्शन क्या होते हैं, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है,
ऑप्शन बी इज लेस देन 2 ग्रुप्स। सो याद रखिएगा, आप अगर कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो जैसे पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंडर जो आते हैं आपके टी टेस्ट, जी टेस्ट, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है आपका एनोवा टेस्ट, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह आपका नॉन पैरामेट्रिक में आता है। तो इस तरीके से आप जब भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं आप कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर हमेशा दो ग्रुप्स के बीच में कंपेयर होगा या फिर उससे ज्यादा ग्रुप के बीच में कंपेयर होगा, लेकिन सिर्फ आप एक ग्रुप लेकर उस पर कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो ये डेफिनेटली जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है, आपको इस तरीके से समझ में आना चाहिए लॉजिक, ठीक है। देन ऑप्शन 3 इज 2 ग्रुप्स। आप सिर्फ दो ग्रुप पर कब स्टडी करते हो, जब आप दो ग्रुप के मीन को कब कंपेयर करते हो, टी एंड जी टेस्ट में ही, याद रखना है, टी एंड जी टेस्ट में ही आप दो ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करते हो, याद रखना है, ठीक है। ये दो ऐसे ही टेस्ट है जिसमें सिर्फ दो ग्रुप्स के मीन को और सैंपल के मीन को आप कंपेयर करते हो टी एंड जी टेस्ट में। अगर उससे ज्यादा करना है आपको, उससे ज्यादा आपके पास ग्रुप्स है, तो आप कौन से टेस्ट पर जाओगे, एनोवा टेस्ट पर, ठीक है। देन ऑप्शन डी इज एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप। सो याद रखना है एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप क्या होता है आपका, ये आप कौन से टेस्ट में यूज करते हो, ये बहुत डिफिकल्ट टेस्ट होता है जो होता है सैंपल टी इंडिपेंडेंट टेस्ट, ठीक है। इसे हम कहते हैं सैंपल टी इंडिपेंडेंट टेस्ट, जिसमें आपके पास दो, ठीक है, एटलीस्ट यानी दो इंडिपेंडेंट ग्रुप हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो से कम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा एक ही ग्रुप पर आप टेस्ट पर स्टडी नहीं कर सकते हो, कंपेयर नहीं कर सकते हो, एक ही ग्रुप है तो आप किसको कंपेयर करोगे, तो इसलिए एटलीस्ट यानी दो या फिर दो से ज्यादा। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, दो या फिर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप होते हैं, उस पर आप स्टडी करते हो, उसके मीन जो आता है उसका मीन फाइंड आउट करते हो, और आपके पास जो पॉपुलेशन होती है स्टडी में, आपकी पॉपुलेशन जो होती है वो अननोन होती है, ठीक है। आप क्या करते हो, अननोन पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हो, उसका मीन जानने की कोशिश करते हो कि ये सैंपल क्या है पर्टिकुलर इसी पॉपुलेशन से लिया गया है या फिर नहीं। तो इस केस में हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, सैंपल टी इंडिपेंडेंट टेस्ट, जिसमें आप एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को आप कंपेयर करते हो, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम कब यूज करते हैं, दो या फिर दो से ज्यादा मीन सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोर देन 2 ग्रुप। ओके, नेक्स्ट, द रेंज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 2 3 5 9 8 7 6 5 7 4 3 इज। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको, ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का मैथमेटिकल पार्ट है वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको, ठीक है। काफी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेंज क्या होता है उसका आपको मतलब पता होना चाहिए। रेंज होता है आपका जो डेटा सेट है और आपके यू कैन से जो ऑब्जर्वेशन से आपको जो भी डेटा सेट दिया गया है उसमें आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। आपके डेटा सेट में रेंज क्या होता है, डेटा सेट में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको माइनस करना है आपको लोवेस्ट वैल्यू से। तो जैसे कि आप देखोगे आपका जो डेटा सेट है, यहाँ पर इस सेट में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक है। सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 9, और सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, ठीक है। सो 9 - 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर 7। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू माइनस करनी होगी, दैट इज योर रेंज। और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज 7, ठीक है। नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन इन कंसर्ट विथ। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपकी जो फिजिकल एजुकेशन होती है, सो उसमें एक्शन रिसर्च किस तरीके से हेल्पफुल होती है, किस तरीके से एक्शन रिसर्च का इन्वॉल्व होता है फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। सो फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, यानी आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सरसाइजेस, आपके हाइजीन आपको किस तरीके से मेंटेन करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन आप ग्राउंड में जाते हो
तो आपको बस आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो सिर्फ ग्राउंड में ही कराया जाए, नहीं, आपके ग्राउंड में भी हो सकती है एक्टिविटीज़, आपके प्ले ग्राउंड में भी हो सकती है, आपके क्लासरूम में भी हो सकती है। कुछ एक्टिविटीज़ आपको आपसे टीचर करा सकती है क्लासरूम में ही, कुछ आपको हेल्थ रिलेटेड आपको जो इश्यूज है वो बता सकती है फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं आपके फिजिकल एजुकेशन में। तो याद रखना है, कभी भी एजुकेशन से रिलेटेड आपको जो भी आपको चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी कौन सी भी टाइप की एजुकेशन हो, कभी भी एजुकेशन में अगर कुछ भी आपकी प्रॉब्लम आ रही तो मेनली एजुकेशन में एक्शन रिसर्च यूज करी जाती है। तो एक्शन रिसर्च जैसे कि एक्शन, एक्शन वर्ड मीन्स इमीडिएट, आप एक्शन कर रहे हो कुछ, तो यहाँ पर आपको क्या वर्ड देखना है, इमीडिएट, इमीडिएट वर्ड पर आपको फोकस करना है, इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम, ठीक है। तो याद रखना है, एक्शन रिसर्च एजुकेशन फील्ड में काफी यूज करी जाती है, जिसका हम इमीडिएटली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो याद रखना है, एक्शन रिसर्च से रिलेटेड आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है तो आपको बस आंसर में इमीडिएट यही वर्ड आपको देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी इमीडिएट, इमीडिएटली ये वर्ड दिखाई देता है तो आपको डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे उस क्वेश्चन का आंसर आपको मार्क कर देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्शन रिसर्च जो है जनरली आपके क्लासरूम में एजुकेशन फील्ड में एक्शन रिसर्च का यूज करा जाता है, जिसका इमीडिएटली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसे भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए हियर इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, या फिर यू कैन से कोऑर्डिनेशन, ये बेसिकली आपके साइंस केमिस्ट्री का ये टर्म है, जिसमें आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप एक जगह एकत्र करते हो, एक जगह आप इकट्ठा करते हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पर ये तो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। देन ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कब यूज करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जरूरी नहीं है आपको उसका इमीडिएट रिप्लाई मिले, ठीक है। यस, कुछ एक्सपेरिमेंट का इमीडिएट आपको आंसर भी मिलता है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप देखोगे तो कोई कोई कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं 2 days 3 days, कुछ कुछ 6 months तक भी चलते हैं एक्सपेरिमेंट, 1 year तक भी एक्सपेरिमेंट चलते हैं, ठीक है। जो आपके ड्रग्स पर एक्सपेरिमेंट बेसिकली होता है वो तो 1 year 2 year तक आपका एक्सपेरिमेंट चलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट्स में आपके इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स मिले। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगा। देन ऑप्शन सी इज लेबोरेटरी प्रॉब्लम, यानी आप लैब्स में कुछ प्रॉब्लम आती है। नो, लैब्स में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी जरूरी नहीं कि आप इमीडिएटली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। तो याद रखना है, फिजिकल एजुकेशन में एक्शन रिसर्च किस तरीके से हेल्प करती है कि वो इमीडिएटली हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के कुछ वैल्यूज दिए गए हैं और हमें पता करना है कि इनमें हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, बस आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि रिसर्चर जो है, जब भी आप अपने रिसर्च को स्टार्ट करते हैं तो रिसर्चर जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर लेते पहले से, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, अगर आम भाषा में कहा जाए तो एरर्स हो सकते हैं। यानी रिसर्चर रिसर्च करने से पहले रिसर्चर कुछ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर लेते हैं। तो सिर्फ दो ही वैल्यू होती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। तो उसमें होता है रिसर्चर या तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करता है या तो 5%, ठीक है। सो अगर रिसर्चर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रख रहा है, मतलब रिसर्चर से उस रिसर्च में सिर्फ 1% एरर, मिस्टेक या फिर यू कैन से कुछ उनसे गलती होने की चांसेस है, ठीक है। यानी इस केस में अगर आपने 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट कर दिया तो इस केस में आपकी जो रिजल्ट है, आपके रिसर्च के जो रिजल्ट है वो क्या है, 99% क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर रिसर्चर ने जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अपनी रिसर्च में 5% डिसाइड कर लिया, यानी रिसर्चर ने रिसर्च स्टार्ट करने से पहले ये बता दिया कि मैं अपने रिसर्च में 5% एरर आने के चांसेस मानूंगा, यानी 5% एरर मेरी रिसर्च में हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 95% जो होगा, जो रिजल्ट आएगा रिसर्चर का वो करेक्ट होगा, इसमें यहाँ पर रिसर्चर श्योर होगा,
ठीक है। तो याद रखना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रिसर्चर जब भी रिसर्च स्टार्ट करते हैं उससे पहले सेट करते हैं। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है सिर्फ दो वैल्यू पर सेट करा जाता है, 1% या फिर और 5%। ठीक है, 1% या और फिर 5%। 1% सेट हो रहा है यानी सिर्फ 1% मिस्टेक्स होने के रिसर्चर से चांसेस है। 5% का मतलब है 5% रिसर्चर से एरर और मिस्टेक्स होने के चांसेस है, लेकिन 99% करेक्ट रिसर्च होगी। रिसर्च के रिजल्ट जो हो गए 99% करेक्ट हो गए एंड 95% करेक्ट रिजल्ट तब होंगे जब रिसर्चर के एरर्स जो होंगे 5% होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो वैल्यूज दिए गए परसेंटेज में नहीं दिए गए, डेसिमल में दिए गए। ठीक है, तो 0.01 का मतलब होता है 1%। ठीक है, 0.002 का मतलब होता है 0.2%, 0.05 का मतलब होता है 5% और 0.001 का मतलब होता है 0.1%। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होती है रिसर्च में, 1%। ठीक है, 1% को हम कहते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% को कहते हैं हम लोवेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्यों इसे हम 1% को हाईएस्ट कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे जो रिजल्ट है 99% करेक्ट आ रहे हैं और 5% को हम लोवेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्यों कहेंगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 95% जो है रिसर्चर के रिजल्ट करेक्ट आ रहे हैं। तो किस केस में रिसर्चर के रिजल्ट ज्यादा करेक्ट आ रहे हैं वो उससे डिसाइड करा जाता है हाईएस्ट या फिर लोवेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर अगर आपने 1% सेलेक्ट करा तो आपके रिजल्ट क्या होंगे, इस केस में 99% करेक्ट होंगे। तो इसीलिए हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है 1% को। ठीक है, और 5% को लोवेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है। सो इस क्वेश्चन में हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 0.01। ओके, नेक्स्ट, in which research method the researcher investigate the causes of event on the basis of effect। so इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन से रिसर्च मेथड में रिसर्चर जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं, कब, जब वो इवेंट हो जाता है। ठीक है, इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट, उस इवेंट का और यू कैन से उस सिचुएशन का इफेक्ट दिख जाता है, उसके बाद रिसर्चर उस टॉपिक पर, उस इवेंट पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। यानी इन्वेस्टिगेशन यानी क्या, रिसर्च करना। ठीक है, इंफॉर्मेशन और फर्दर पता करना कि क्यों वो फेनोमेना और क्यों वो इवेंट अकर हुआ, किस वजह से ये इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो याद रखना जब भी कोई फेनोमेना, कोई इवेंट अकर हो जाता है, उसके बाद, अकर होने के बाद अगर रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उस रिसर्च को हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड। एक्स पोस्ट, जैसे कि आप देखोगे एक्स पोस्ट यानी एक्स पुराना, यानी पुराना कुछ इवेंट हो जाता है, पोस्ट यानी आप उसके बाद। ठीक है, पोस्ट यानी उसके बाद आप उस फैक्ट पर, ठीक है, फैक्टो मीन्स उस फैक्ट पर और यू कैन से उस इवेंट पर और उस फेनोमेना पर रिसर्च कर रहे हो, तो ऐसे मेथड को कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड, जो किसी भी इवेंट के होने के बाद अकर होते हैं, उस पर रिसर्चर स्टडी करते हैं उसके बाद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देन जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए हियर इज फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड। फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड क्या होता है, एक्सपेरिमेंट मेथड तो हमने देखा, एक्सपेरिमेंट मेथड में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो आप क्या करते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है वो देखते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में। लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या जोड़ा गया है, फील्ड। फील्ड के जोड़ा गया है वर्ड, फील्ड का मतलब होता है कि नेचुरल सेटिंग में। ठीक है, नेचुरल सेटिंग में जो भी चीजें अकर होती है उस पर आप स्टडी करोगे। ठीक है, तो फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड क्या होता है, सेम होता है जिस तरीके से आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी परफॉर्म करते हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हो, सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन फील्ड वर्ड यूज करा गया। इसका मतलब है कि आप नेचुरल सेटिंग में, ठीक है, नेचुरल सेटिंग में आप उस मेथड को परफॉर्म करोगे। ठीक है, सो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी इज केस स्टडी मेथड। केस स्टडी में आप क्या करते हो, एक फेनोमेना होता है, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता होती है और आप क्या करते हो स्टडी में इन डेप्थ, ठीक है,
इन डेप्थ यहाँ पर आप उस फेनोमेना के बारे में, उस पर्टिकुलर केस के बारे में इन डेप्थ आप डिटेल में, यहाँ पर डिटेल में उस चीज को मल्टीपल वेज में, यानी हर एक तरीके से आप उसको स्टडी करोगे डिटेल में जाकर। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड डिसीज थे, ठीक है, कोविड डिसीज के बारे में रिसर्चर को पहले पता चला कि किस तरीके से उसके सिम्टम्स है, थोड़ा बहुत पता चला कि ये डिसीज है जिसमें फीवर होता है, कफ होता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन रिसर्चर ने बाद में क्या करा, उस डिसीज में इन डेप्थ स्टडी करा, ठीक है, यानी कहाँ से वो डिसीज आई, किस तरीके से आई, उसको हर एक एंगल से स्टडी करा डिटेल में, इन डेप्थ। तो उसे हम कहते हैं केस स्टडी। सो केस स्टडी में बेसिकली आप क्या करते हो, फिनोमेना और इवेंट कुछ अकर होने के बाद नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पर इन डेप्थ डिटेल में आप उसको स्टडी करोगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड। ओके, नेक्स्ट, हाइपोथेसिस इन रिसर्च मीन्स। तो यहाँ पर हमें बेसिकली हाइपोथेसिस का मीनिंग पूछा जा रहा है, रिसर्च में हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है हाइपोथेसिस क्या होता है रिसर्च में, हमने काफी बार पढ़ते आ रहा है, बहुत सिंपल है। हाइपोथेसिस होता है रिसर्चर के गेसेस, ठीक है, रिसर्चर के गेसेस, रिसर्चर के अजम्पशंस, रिसर्चर कुछ समय के लिए मान लेते, कुछ टाइम के लिए मान लेते कि ऐसा होने से ऐसा हो सकता है, कुछ टाइम के लिए एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उसी को ट्रू मानकर अपने रिसर्च में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ऑप्शन ई में आपको करेक्ट डेफिनेशन दी गई, इंटेलेक्चुअल गेस टेम्पररी एक्सेप्टेड एज ट्रू, ठीक है। तो इस सेंटेंस का बहुत सिंपल वे में आपको मीनिंग समझा दो। इंटेलेक्चुअल गेस यानी, इंटेलेक्चुअल गेस यानी आप उस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो, आप उस फेनोमेना को आप अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आपने उसको अंडरस्टैंड करा, आपने कुछ कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करके ही गेस करा, आपने ऐसा नहीं आपको कोई आकर बोल रहा है कि ये फेनोमेना इस तरीके से वर्क करता है, आपने उनके बेसिस पर नहीं, आपको जो लग रहा है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एक सोच समझ कर, ठीक है, डिसीजन लेना, गेस करना। टेम्परली एक्सेप्टेड यानी कुछ समय के लिए रिसर्चर उस गेस को ट्रू मान लेते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए इस जो भी गेस रिसर्चर के होते हैं वो कुछ समय के लिए वो ट्रू मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेम्परली वर्ड यूज करा गया, परमानेंटली नहीं, ठीक है, यानी कुछ समय के लिए उसे ट्रू मानते हैं, फिर उसके बाद उस स्टेटमेंट को और उस गेस को रिसर्च अपने रिसर्च में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज कर टेस्ट करते हैं। अगर वो रिसर्चर का गेस ट्रू हो गया तो वो रिसर्च एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर फॉल्स हो गया तो आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हाइपोथेसिस की जो डेफिनेशन है, जो करेक्ट मीनिंग है, ये आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। और जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उससे भी हम एक बारी देख लेते हैं। ऑप्शन बी हियर इज इंफॉर्मेशन गेन्ड फ्रॉम अदर्स, ठीक है। आपने क्या करा, मैंने जिस हिसाब से कहा, आपको किसी भी और की इंफॉर्मेशन नहीं, आप किसी और से इंफॉर्मेशन ले रहे हो और फिर आप आपकी हाइपोथेसिस डिसाइड कर रहे हो, फिर आप गेस कर रहे हो, तो ये गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, आंसर टू द क्वेश्चंस, नहीं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना ये हाइपोथेसिस नहीं होता है। So here option C is incorrect. Then option D is research proceeding. नहीं, रिसर्च को आप प्रोसीड नहीं करें, रिसर्च को आगे बढ़ाना ये हाइपोथेसिस नहीं होता है, बल्कि हाइपोथेसिस गेसेस होते हैं, रिसर्चर के टेम्परेली रिसर्चर से ट्रू मानकर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर रिसर्च प्रोसीडिंग भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटेलेक्चुअल गेस टेम्पररी एक्सेप्टेड एज ट्रू। ओके, नेक्स्ट, The value of correlation coefficient will always be। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि correlation coefficient जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ठीक है, ऑलवेज भी पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कोरिलेशन रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसको हमने काफी लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये बताता है आपके जो कोरिलेशन रिसर्च में वेरिएबल्स है वो परफेक्टली पॉजिटिव या फिर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड, दो वेरिएबल एक दूसरे से किस तरीके से कोरिलेटेड है, किस तरीके से उनके बीच में संबंध है, उससे वो बताता है आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो याद रखना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करेगी और यहाँ पर आपका सेंटर में 0 वैल्यू होगी, ठीक है।
तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अब -1 का मतलब होता है इधर जो वेरिएबल्स है आपके कोरिलेशन रिसर्च में वो एक दूसरे से किस तरीके से कोरिलेटेड है, परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड। ठीक है, अगर कोरिलेशन रिसर्च में आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू +1 होती है, इसका मतलब होता है कि वेरिएबल्स किस तरीके से कोरिलेटेड है, परफेक्ट पॉजिटिवली। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिवली वेरिएबल एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए और याद रखना हमेशा कोई कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी -1 से +1 के बीच में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और -1 एंड +1 ये दोनों भी आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है कोरिलेशन रिसर्च में। ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, रिसर्च मीन्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिसर्च। ठीक है, आप देखोगे अगर आपने रिसर्च को दो वर्ड्स में सेपरेट कर दिया तो एक बनता है वर्ड री एंड एक वर्ड बनता है सर्च। री मतलब फिर से, ठीक है, री मतलब क्या होता है, फिर से, मतलब अगेन। ठीक है, री का मतलब क्या होता है, फिर से। ठीक है, रीयूज करना, आपने क्या करा, वो मटेरियल को फिर से यूज करा। ठीक है, तो री का मतलब होता है अगेन एंड सर्च मतलब टू फाइंड। ठीक है, और टू सर्च यानी खोजना, किसी चीज को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो रिसर्च का मीनिंग होता है टू सर्च अगेन। ठीक है, यानी कोई भी चीजों को, कोई भी फेनोमेना को आप क्या कर रहे हो, फिर से सर्च कर रहे हो। एक फेनोमेना आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक टॉपिक है, ठीक है, उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन आपके पास कुछ है। ठीक है, अब वो जो टॉपिक होता है उसमें भी सब इंफॉर्मेशन होती है, उसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें रिसर्च नहीं की गई है। तो आप क्या करोगे, इसी टॉपिक को आप लोगे, इस टॉपिक में से सब टॉपिक आप देखोगे कि किस पर रिसर्च नहीं करी गई। सो आप वो देखो, वो टॉपिक लोगे, उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है, आपको लगता है कि फर्दर इसके बारे में और आगे भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये फेनोमेना यही नहीं रुकना चाहिए, ये इक्वेशन जो है इसको हमको और सॉल्व करना चाहिए। तो रिसर्चर क्या करते हैं, जो पुरानी इंफॉर्मेशन होती है और जो भी पुराने फील्ड में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है उसका यूज कर कर आगे फिर से उस टॉपिक पर सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, यानी रिसर्च का मतलब है फिर से सर्च करना। ठीक है, टू सर्च अगेन। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू सर्च अगेन। और जो डिफरेंट ऑप्शन है उसे भी हम देख लेते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है। टू डिस्कवर समथिंग, आपने कुछ डिस्कवर करा, लेकिन किस तरीके, रिसर्च का मेन मीनिंग क्या है ये पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, टू डिस्कवर दैट इज लॉस्ट, ऐसी चीजें आप कभी भी रिसर्च में नहीं फाइंड आउट करते जो लॉस्ट हो। ठीक है, और अगेन लॉजिकली यहाँ पर ये क्या है, ऑप्शन इनकरेक्ट है। टू डिस्कवर न्यू आइडियाज, ठीक है, न्यू आइडियाज को डिस्कवर करना, ये जो होता है रिसर्च में, ये फंडामेंटल जो रिसर्च होती है। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च में, रिसर्च का टाइप होता है एक फंडामेंटल रिसर्च, इसमें आप न्यू आइडियाज, न्यू थियरीज वगैरह को लॉन्च करते हो, बताते हो कि किस तरीके से आप डिस्कवर कर रहे हो। ठीक है, लेकिन रिसर्च का मतलब नहीं होता है कि टू डिस्कवर न्यू आइडिया, रिसर्च का मतलब होता है टू सर्च अगेन, टू फाइंड आउट समथिंग अगेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए जो है, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा टू सर्च अगेन। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.